प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे भी इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों की दुनिया, लिविंग वर्ल्ड। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उससे देख सकते हैं। मजमून है साइंस, जमात हफ्तुम स्टैंडर्ड 7th के लिए, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ, एक तालीमी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और अब एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई है कि आपको हर वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, गूगल फॉर्म दिया गया है एक, वहाँ पर आपके रिव्यूज़ जानने के लिए वो आपको फिल करना है, और साथ ही 2 छोटे से सवालात दिए गए हैं, उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में देखे थे नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, और हमने देखे कि आबी नबातात में किस तरह से तवाफुक पाया जाता है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले नबातात में किस तरह से तवाफुक पाया जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे घास के इलाकों की नबातात का तवाफुक, एडेप्टेशन इन ग्रास लैंड प्लांट्स। घास के इलाके में बड़े पैमाने पर जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती है। घास के इलाके यानी ऐसे इलाके जो सरसब्ज व शादाब होते हैं, जहाँ पर हम जहाँ तक नज़र दौड़ाएं हमें ग्रीनरी और घास जो है नज़र आती है। और ये जो इलाके होते हैं इनमें बड़े पैमाने पर या तो छोटी झाड़ियाँ उगती हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है घास यहाँ पर होती है। और ये घास अपनी रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। ज़ाहिरी बात है, पौधे हैं तो पौधे का कुछ हिस्सा आपको पता है ना कि ज़मीन के अंदर भी मौजूद होता है, और वो होती हैं उसकी जड़ें। तो जड़ों का काम क्या होता है? जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन से नमकियात और पानी को जज़्ब करती हैं और पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है। इसी के साथ साथ जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन की मिट्टी को पकड़े हुए रखती हैं, और साथ ही जड़ की वजह से जब वो मिट्टी को पकड़ के रखती है तो ज़मीन की झीज नहीं होती। झीज क्या होती है कि जब किसी इलाके में समझ लीजिए पानी बारिश के दिन जैसे हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से उस इलाके की ज़मीन की झीज होती है। लेकिन जहाँ पर पौधे हो, झाड़ियाँ हो, घास उगी हुई हो, वहाँ पर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन की मिट्टी को पकड़े हुए रखती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की झीज नहीं होती। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर काश्त की जाती है वहाँ पर अक्सर पहाड़ों पर दरख्त उगाए जाते हैं ताकि पहाड़ों की ज़मीन की झीज को रोका जा सके। तो ये जो घास के इलाके होते हैं इसमें घास में उमूमन जड़ें जो होती हैं वो रेशेदार किस्म की जड़ें होती हैं, तो ये ज़मीन की झीज को रोकती हैं। इस्तवाई इलाकों में पाए जाने वाली घास जो है बहुत ऊंची होती है, और इसमें शेर, बब्बर शेर, हाथी, हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। यानी इतनी ऊंची ऊंची ये घास होती है कि इसमें इस तरह की जो जंगली जानवर होते हैं वो आराम से छुप जाते हैं। लेकिन जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ की घास की ऊंचाई जो है वो कम होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं।
पहाड़ों की ढलानों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाके में बड़े पैमाने पर चरागाहें नज़र आती हैं। चूँकि अब यहाँ पर घास जो है ज़्यादा होती है, इसलिए जो सतह मुर्तफ़ा के इलाके और मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में जानवरों के लिए चरागाहें जो है वो नज़र आती है। वहाँ पर जानवर आते हैं और जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो इस तरह की आप यहाँ पर झाड़ियाँ देख सकते हैं, ऐसी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ और ऊंची ऊंची घास जो है घास के जो इलाके होते हैं उनमें पाई जाती है। और तस्वीर में जैसे आप देख सकते हो कि ये झाड़ियाँ जो है इतनी ऊंची होती है कि इसमें शेर, चीता जैसे जो जंगली जानवर है वो छुप जाते हैं और वहाँ से फिर अपने शिकार पर जो है घात लगाए हुए होते हैं। जैसे ही उन्हें शिकार नज़र आता है वो फ़ौरन उस पर झपट पड़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और साथ ही साथ ये हिरन जैसे जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये इस तरह की ऊंची ऊंची जब घास होती है तो इसमें ये जो है जो गोश्तखोर जानवर है जैसे शेर, शेर बब्बर, उनसे जो है बच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़िराफ़ वगैरह जो इस तरह के जानवर हैं वो भी इन घास के इलाकों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जैसे बताया गया कि इस्तवाई इलाके जो होते हैं वहाँ पर ऊंची ऊंची घास पाई जाती है, लेकिन जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर घास जो है वो छोटी पाई जाती है। इसलिए इसमें किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, खरगोश वगैरह। आप तस्वीर में यहाँ पर इस तस्वीर में जो घास नज़र आ रही है इसको और हमने अभी जो पिछली तस्वीरें देखे उसकी घास में आप फ़र्क देख चुके हैं, ठीक है। और इस तरह के दूसरे जानवर जैसे मुर्गा, मुर्गी वगैरह भी जो छोटी घास के इलाके होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं इससे आगे। आलू, मूंगफली, सुरन, आबी सुम्बुल, घेकवार, बबूल, गाजर, प्याज, शलजम, अंगूर की बेल। इसके अलावा आपके इलाके में पाई जाने वाली नबातात के किन हिस्सों में तवाफुक होता है, मुशाहिदा करके लिखिए। देखिए, इसमें से बहुत सारे नाम हो सकता है आपने पहली दफ़ा सुने हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, जैसे आलू है ना, और गाजर और प्याज और शलजम और मूंगफली भी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पता है, कहाँ होती है ये चीज़ें? जो बच्चे अक्सर गांव जाते हैं और वहाँ पर उनके खेत होंगे वहाँ पर, तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि ये चीज़ें जो होती हैं जो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल क्या है, पौधों की जड़ें हैं, है ना। तो जड़ें हम कैसे खा सकते हैं, लेकिन ये जो जड़ें होती हैं ये बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती हैं और इनमें बहुत सारे अहम ग़िज़ाई मादे भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअली एक तरह का प्लांट एडेप्टेशन ही है। देखते हैं इसके बारे में। नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक, एडेप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट्स। ज़मीन पर पाए जाने वाली अक्सर नबातात जो है खुद कफ़ील होती है। हमें पता है ना कि नबातात जो होती हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं, और सूरज की रोशनी, पानी और जड़ों के ज़रिए जो नमकियात हासिल होते हैं उसके ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जिससे कहा जाता है शुआए तरकीब या फ़ोटोसिंथेसिस। लेकिन अमरबेल जैसी चंद नबातात गैर कफ़ील होती हैं, ठीक है। कुछ नबातात ऐसी होती हैं जो गैर कफ़ील होती हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करती बल्कि दूसरों पर मुनहसर होती हैं। तस्वीर में आप अमरबेल देख सकते हो, जो रेशे रेशे जैसा आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अमरबेल है। अमरबेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशों जैसे तने का जाल होता है। आपने देखे होंगे अक्सर उमूमन जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उस दौरान आपने देखे होंगे कि ट्रेन के साइड में जो पौधे लगे हुए होते हैं उस पर कुछ ऐसे रेशों का जाल होता है जो हल्के ऑरेंजिश या येलो कलर का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जाल जैसा जो है वो पौधों के ऊपर फैला हुआ है। तो वो जो जाल है वो दरअसल जो है अमरबेल है और वो उसके तने का जाला होता है। और इतना ही बस ये पौधा होता है, इसमें सिर्फ इस तरह से रेशे ही पाए जाते हैं, इसमें पत्ते नहीं पाए जाते, बल्कि इस तरह से सिर्फ तना ही होता है जो फैलता जाता है। और ये दूसरी नबातात होती है उनके ऊपर पूरी तरह से ये फैला हुआ होता है।
ये अपनी ग़िज़ा जो है खुद तैयार नहीं कर सकते, ये दूसरी नबातात पर डिपेंड करते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए, इनके इसलिए इसको गैर कफ़ील कहते हैं। दूसरी नबातात के तनों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें चूसने वाली जड़ें पाई जाती हैं। और तस्वीर राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हो, एक जूम पिक्चर जो है अमरबेल की बताई गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये तने के अतराफ जो है बिल्कुल लपटी हुई है और इसमें छोटी छोटी जड़ें हैं, जो दूसरा जो नबातात है उसकी तनों, उसके जो तने हैं उसके अंदर जो है ये जा रही है और ये वहाँ से क्या करती हैं, उनसे उसमें से चूस कर अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। ये जड़ें जो मेज़बान दरख्त है, ठीक है, मेज़बान दरख्त ये मेहमान है, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान है ये अमरबेल, और जो इनके मेज़बान जो दरख्त हैं जिन पर ये कब्ज़ा करी हुई रहती है, तो उसकी दरख्त की उरूकी और आबी नालियों तक पहुंचकर उनसे जो है ये अपनी ग़िज़ा और अपने पानी को जज़्ब करती है। तो तमाम नबातात जो है खुद कफ़ील नहीं होते, ये हमें यहाँ पता चला है ना कि कुछ नबातात ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का अडेप्टेशन है फॉर फूड। बिल्कुल वैसे ही आपने घर में देखे होंगे कि कभी कभी हमारे घर में पाव आता है या ब्रेड आती है, और अगर हम इसको वक्त पर नहीं खाते हैं, कुछ दिनों तक वो वैसे ही पड़ी रहे, तो उस पर फफूंद आ जाती है ना। हम कहते हैं कि अब ये सड़ गई, हमें इसे फेंक देना चाहिए। तो ये जो फफूंद होती है ये क्या होती है, ये भी एक तरह की नबातात ही होती है, इसका शुमार भी नबातात में होता है। और ये जो फफूंद आने के बाद वो ग़िज़ा तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, लेकिन ये जो फफूंद होती है ये क्या होती है, एक तरह की नबातात होती है और इसमें खिज़रा नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल इसमें नहीं होता। खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से ये शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं दे सकती, ठीक है। खिज़रा क्या होता है या क्लोरोफिल क्या होता है, जिसकी वजह से नबातात में जो ग्रीन कलर नज़र आता है, और ये इसकी वजह से नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद भी तैयार करते हैं। ये बहुत अहम फ़ेल अंजाम देता है शुआई तरकीब के अमल में। ये फफूंद में या फंगस में नहीं पाया जाता। और रोटी, पाव, ब्रेड जैसी निशास्ता ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आप ऊपर के स्पोर्स देख सकते हैं जिसकी वजह से ये फैलते हैं, और नीचे का हिस्सा आप इसका देख सकते हैं जो ब्रेड के अंदर जा रहा है। तो ये क्या होती हैं, इसकी जड़ों जैसे इसके रेशे होते हैं जो उसके अंदर, जो पाव होता है, ब्रेड होता है, उसके अंदर फैले हुए होते हैं, जहाँ से ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो अगली दफ़ा अगर आपको इस तरह से ब्रेड या पाव पर घर में फफूंद नज़र आए तो आप उसको अच्छी तरह से जो है उसका जायज़ा लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने हाथ भी अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाने से आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ नबातात ऐसी होती हैं जो कीड़ों मकोड़ों को अपनी ग़िज़ा बनाती हैं। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रासेरिया सुराहिया पौधा, नीचे वाला जो नज़र आ रहा है आपको ये ड्रासेरिया सुराहिया पौधा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़र आ रहा है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है। और ये क्या करते हैं, ये पौधे कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानते हैं कि नाइट्रोजन का एक साइकिल जो है, जिस तरह से आबी चक्कर है ना, कि बारिश का पानी, बारिश होती है, बारिश का पानी फिर नदियों में जा रहा है, फिर दोबारा से भाप बनकर ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, फिर दोबारा बारिश हो रही है। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल होता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो तमाम नबातात, हैवानात में पाया जाता है। नबातात को ये नाइट्रोजन ज़मीन से हासिल होता है। ज़मीन में जो नबातात और हैवानात मर जाते हैं, उनके जब खुर्दबीनी जानदार तजज़िया करते हैं तो उस दौरान जो है नाइट्रोजन हासिल होती है। लेकिन जब ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नबातात नाइट्रोजन कैसे हासिल करेंगे, तो इस तरह के कुछ नबातात होते हैं जो कीड़ों का शिकार करके अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऐसे पौधों में कीड़ों को राग़िब करने और उन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों या फूलों में तवाफ़ुक पाया जाता है। देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर, जब इसमें कोई कीड़ा या कोई मक्खी आ जाती है तो आप देख सकते हो कि ये बंद हो जाता है। तो इस तरह की हरकत दूसरे पौधों में नहीं पाई जाती, लेकिन
इस पौधे की ज़रूरत है नाइट्रोजन हासिल करना कीड़े मकोड़ों से, इसके लिए इसके अंदर ये तब्दीली हुई, तवाफुक है ना, ये तब्दीली क्या है, इसे ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो ये तब्दीली आई कि ये क्या करता है, अपने जो उसके पत्ते हैं उसको बंद कर लेता है और कीड़ा जो है वो अंदर दब जाता है, अब वो बाहर नहीं निकल सकता और उससे फिर वो अपनी ग़िज़ा बना लेता है। बिल्कुल वैसे ही ड्रासेरिया जो सुराहिया पौधा होता है, नीचे आप देख सकते हो, जब इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें जब आ जाता है या इसके ऊपर बैठता है आकर, तो ये फ़ौरन क्या करता है, अपने पत्ते को ऊपर से बंद कर लेता है और इस तरह से वो कीड़ा अंदर फंस जाता है और उस पौधे की ग़िज़ा बन जाता है। नीचे आपको एक और पौधा नज़र आ रहा है, इस पे जब कोई मक्खी या कीड़ा बैठता है तो ये फ़ौरन रोल हो जाता है और इस तरह से वो उससे अपनी ग़िज़ा बना लेता है। तो ये क्या है, ये तब्दीलियाँ जो इन नबातात में हुई, ये क्या है, तवाफुक है, नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन प्लांट्स है फॉर फूड, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए। अब देखते हैं एनिमल एडेप्टेशंस। हैवानात में तवाफुक किस तरह से पाया जाता है, किस तरह से हैवानात जो होते हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, यही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन या तवाफुक। आपके माहौल में पाए जाने वाले और जिनसे आप वाकिफ़ हैं उन हैवानात की जो है एक फ़हरिस्त बनानी है आपको, और नीचे कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये तमाम हैवानात जो है आपके अतराफ़ में या आपके माहौल में पाए जाते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनकी इन बनाई हुई फ़हरिस्तों और आपकी फ़हरिस्त में मौजूद हैवानात के तवाफ़ुक का मवाजना कीजिए, यानी आपने कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, आपके दोस्तों ने कुछ लिखे हैं, अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए और पता कीजिए कि इन दोनों लिस्ट में ऐसे कौन से हैवानात हैं जिन्होंने अपने माहौल के मुताबिक अपने अंदर तब्दीली लाई है, या उनके जिस्म के ऐसे कौन से अज़ा हैं जो उनके माहौल के मुताबिक हैं। तो झैल के नुकात की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए, जदौल बनाइए, कौन कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या उनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, क्या उन्हें पंख, गलफड़े और दुम है, ज़मीन पर और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में क्या फ़र्क नज़र आता है। तो ये जो डिफरेंस है, ज़मीन पे जो हैवानात रहते हैं उनमें, पानी में जो हैवानात रहते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्या है, यही उनका अडेप्टेशन है। बिल्कुल वैसे ही जो हैवानात हवा में उड़ते हैं उनमें बहुत फ़र्क है, और जो हैवानात जो है ज़मीन पर रेंगते हैं उनकी अलग खुसूसियत है। तो ये खुसूसियत ही क्या है, उनका अडेप्टेशन या तवाफुक है। बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख्त में तब्दीली नज़र आती है। हमने पहले वीडियो में देखे थे आबी नबातात यानी पानी में जो नबातात पाई जाती है किस तरह वो मुख्तलिफ होती है ज़मीन पर पाई जाने वाली नबातात से। बिल्कुल वैसे ही पानी में जो हैवानात यानी मछलियाँ पाई जाती है उनकी जिस्म की साख्त बहुत मुख्तलिफ होती है बर्री हैवानात जो ज़मीन पर हैवानात रहते हैं उनसे। मछलियों की जिल्द पर जो है सफ़ने और जिस्म पर जो है जानफे होते हैं, इनका जिस्म जो है वो गाँवदुम होता है। तनफ़ुस के लिए उनमें नाक की बजाय जो है गलफड़े मौजूद होते हैं। उनके पपोटे जो होते हैं वो शफ़ाफ़ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैलियाँ होती हैं जिसकी वजह से इनका जिस्म हल्का होता है और ये इन्हें तैरने में मदद करता है। इनकी जो दुम होती है, ये दुम जो है इन्हें सिमत बदलने में मदद करती है। इनके जिस्म पर जैसे हमने देखे कि सफ़ने होते हैं, ये इन्हें पानी में ज़िंदा रखते हैं, या पानी के हम कह सकते हैं कि जो माहौल है पानी का उससे मुताबिकत रखने के लिए इनके अंदर ये क्या आया है, तवाफुक है या ये अडेप्टेशन है इनमें। बिल्कुल वैसे ही मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाए जाने की वजह से इनका इस्तेमाल वो चप्पू की तरह करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो मेंढक बताया गया है, बतख बताई गई है, और उनकी उंगलियां जो होती है उसके दरमियान में झिल्ली होती है। हो सकता है आप लोगों ने हकीकत में भी देखा होगा, करीब से देखा होगा। बतख और मुर्गा भी जैसे जो परिंदे होते हैं उनके पर और पख पर जो है रोगनी मादा होता है और उस पर से पानी उनसे फिसल जाता है, यानी रोगनी मादा एक चिकनाहट जैसी उनके परों पर होती है जिसकी वजह से उस पर पानी नहीं ठहरता। जैसे मछलियों के जिस्म पर जो सफने होते हैं ना, उस पर भी पानी नहीं ठहरता, वो भी चिकने होते हैं।
तो उस वजह से पानी उन पर से फिसल जाता है। बिल्कुल वैसे ही मेंढक के पैरों के उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है, चिकनी जिल्द होती है, और मेंढक का जो सर होता है वो तिकोनी सर होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। मेंढक जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। पानी और ज़मीन के नीचे हो तो वो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है, ठीक है। अब चूँकि ये जानवर दोनों जगह पर ज़िंदा रहता है, पानी में भी और ज़मीन पर भी, वरना जो जानवर पानी में ज़िंदा रहते हैं वो ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे मछलियाँ जो हैं, ये मछलियाँ पानी में ज़िंदा रहती हैं और इनमें गलफड़े मौजूद होते हैं और ये सांस लेने के लिए पानी की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। ये हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मछलियाँ हम जब पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। वैसे ही इंसान या कोई जानवर अगर उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा देर पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हम पानी के ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन मेंढक ऐसा जानवर है, जब वो पानी में होता है या वो ज़मीन के नीचे होता है तो वो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है और वहाँ पर वो पानी के ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है। जब वो ज़मीन पर होता है तो वो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है और वहाँ पर वो हवा की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए वो दोनों जगह पर ज़िंदा रह सकता है। मेंढक की पीठ की मखसूस साख्त उसे घास में छिपने में मदद देती है। अब इसकी जो मखसूस साख्त होती है, ग्रीन कलर का होता है मेंढक, और जिस तरह की इसकी साख्त होती है उसकी वजह से ये घास में आसानी से छुप जाता है। तो ये क्या है, इन जानदारों में अडेप्टेशन है, तवाफुक। अब देखते हैं जंगल और घास के इलाके में रहने वाले हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, उसमें बड़े बड़े नाखून होते हैं, इनमें नोकीले और चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। और इन दांतों का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं, सोचिए किस लिए करते हैं इन दांतों का इस्तेमाल? शिकार करने के लिए, है ना, क्योंकि ये तमाम जो हैवानात हैं ये जंगली जानवर हैं और ये गोश्तखोर हैवानात हैं। ये ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे जो हैवानात हैं उन पर मुनहसर होते हैं। तो इनमें जो है नुकीले दांत होते हैं इनके, और इनके नाखून भी जो है बहुत नुकीले होते हैं, ताकि ये अपने जो दूसरे हैवानात हैं जिनको ये ग़िज़ा अपनी बना रहे हैं उनको वो चीर फाड़ कर उन्हें खा सकें। शेरों के पैरों के तलवे जो है गद्दीदार होते हैं, गद्दे होते हैं शेर के पैरों के तलवे में, इसलिए वो शिकार को उसकी आहट महसूस नहीं होती, यानी जो उसका शिकार होता है वो इतने दबे पाव जाते हैं कि उसकी आहट जो है महसूस नहीं होती और वो उसे आसानी से दबोच लेते हैं। गोश्तखोर हैवानात में आँखों का मकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेते हैं। देखिए, जो गोश्तखोर हैवानात होते हैं इनमें आंखें कहाँ होती हैं, सर के मखरूती हिस्से की जानिब होती है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेते हैं और फिर दबे पांव जाकर उसका शिकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ हैवानात, घास के इलाकों में पाए जाने वाले कुछ हैवानात सब्ज़ीखोर भी होते हैं। तो सब्ज़ीखोर हैवानात में आंखें जो हैं वो पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती हैं, इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं, यानी वो दूर तक देख सकते हैं और उन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। चूँकि उनकी आंखों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो दूर तक देख सकते हैं और वो भाप लेते हैं कि कोई मुसीबत आ रही है या शेर आ रहा है या कोई हमारा दुश्मन जो है वो हमें पकड़ने आ रहा है, तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और उनके जो खुर होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। जैसे कि हिरन आपको पता है ना कि वो छलांग लगाते हुए बहुत तेज़ी से भागता है। बिल्कुल वैसे ही बारहसिंगा भी होता है। तस्वीर में लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऊपर है जिसके सिंग आपको नज़र आ रहे हैं वो बारहसिंगा है, और जो नीचे है जिसमें सिंग नहीं है वो हिरन है। इनमें भी मुख्तलिफ किस्म पाई जाती है। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान और दूर की आवाज़ जो है, ये कान जो है बहुत आसानी से सुन सकते हैं।
हिरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है, और जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, घास के इलाकों में, जहाँ पर घास जो है वो हल्की पीली रंग की होती है, तो उनका जिस्म का रंग भी जो है उससे थोड़ा मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें बहुत मजबूत दांत भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले तमाम वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस नए नए वीडियो की मिलती रहे। अब आप लोगों से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।